जियो शान से। जियो शान से। अस्सलाम वालेकुम और थैंक यू, आप लोग आज फिर हमारे साथ हैं और अपने उसी रवायती अंदाज में एक दफ़ा गुड मॉर्निंग कहते हैं ताकि सब जाग जाएं। जो पैगाम हम देना चाहते हैं, जिस इशू पे हम बात करना चाहते हैं, उसके लिए कानों में रास्ता बन जाए। 1 2 गुड मॉर्निंग। यस, दैट्स वेरी गुड मॉर्निंग। और आज हम जिस इशू पे बात कर रहे हैं वो है कि माँ बाप की लड़ाई पर जब वो लड़ते हैं आपस में, तो बच्चों पर उसका क्या असर पड़ता है, क्या अच्छा पड़ता है, बुरा पड़ता है, क्या देखते हैं, वो क्या सीखते हैं। इस बात में मुझे एक शेर याद आ रहा है जिसपे ये कहा गया था कि मुख्तलिफ नहीं थी कहानी मेरी अजीब भी थी, मुख्तलिफ नहीं थी कहानी मेरी अजीब भी थी, मेरे शजर ने तराशी मेरी सलीब भी थी। और ये शेर जो है, ये एक शेर नहीं, एक थॉट है, एक अलमिया है। हम कभी बच्चे को ये पूछते नहीं, उससे अच्छी बातें पूछते रहते हैं हमेशा। कभी ये नहीं पूछते कि उस पर किस किस बुरी बात का असर होता है, जो कि बहुत ज़रूरी है। उसके साथ कम्युनिकेशन होना बहुत ज़रूरी है। और कम्युनिकेशन सिर्फ वो नहीं कि आप उसे सब अच्छी बातें बोलते रहें। वो देखता है, जो वो देखता है वही वो करता है। जो वो सुनता है शायद वो ना करे, लेकिन वो आपको एवरीडे लाइफ में जिस तरह देखता है, उसको ट्रीट करते हुए लाइफ को, वैसे ही वो भी उसको ट्रीट करेगा। उसके अलावा शादी पे बात करेंगे कि लड़ाई जो है वो अगर कोई ऐसा ख़ानदान नहीं है या कोई ऐसा घर नहीं है या कोई ऐसे मियाँ बीवी नहीं है कि कभी उनकी आपस में बहस ना हो या कभी कोई लड़ाई ना हो किसी बात पे, तो उसके तरीके क्या हैं? क्या आप उसको अवॉइड कर सकते हैं? अगर अवॉइड नहीं कर सकते तो कम से कम इतना अवॉइड कर सकते हैं कि आप बच्चों के आगे ना लड़ें। अगर आप वेस्ट में देखते हैं, जो कि मैं उनकी जो कल्चर है उसके ऊपर मैं बात नहीं करूँगा, मैं उनकी इंसानियत पे बात करूँगा सिर्फ इसलिए क्योंकि मेरा शोबा, मेरा जो सपोर्ट है वो इंसानियत के जो टॉपिक है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा है। इंसानियत जो है वो ये है कि वेस्ट में होता ये है कि अगर आपकी डिवोर्स हो भी जाती है तो 80, 65, 70% वो आपस में दोस्त बन जाते हैं ताकि वो उस फैसले का जिसका नाम औलाद है उसकी बेहतर परवरिश कर सकें। बाप जो है वो एलिमोनी जिसे कहा जाता है, नान नुफ्का उर्दू में कहा जाता है, उसको वो पैसे देता है ताकि वो सपोर्ट कर सके अपने बच्चों को और उनकी माँ को। इस्लाम में इसकी बहुत 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 कुछ इसके ऊपर कहा गया है कि कितना उसको पे करना चाहिए और कितना ज़रूरी है उसको पे करना चाहिए। लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली जब हम इसके स्टेटिस्टिक्स निकालने लगे थे डिवोर्स के, तो देयर इज़ नो रिसर्च। पाकिस्तान में रिसर्च नहीं है डिवोर्स के रेशियो पे, वजूहात पे, प्रॉब्लम्स पे। ये एक बहुत बड़ा अलमिया है बिकॉज यहाँ से ही वो ग्रोथ होती है अगली नेशन की जिसने मुल्क की भाग दौड़ संभालनी। क्या वो इस काबिल हैं कि ज़हनी तौर पे इस काबिल हैं कि वो इस मुल्क की भाग दौड़ संभाल सकें? तो इन सारे इश्यूज़ में हम बात करेंगे। इसके अलावा और बहुत हमारे पास आज गेस्ट्स भी हैं, ऐसे हमने साइकाइट्रिस्ट हैं हमारे, उनको बुलवाया है। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं कि हम इन चीज़ों को देखें। लेकिन यहाँ पे पाकिस्तान में कोई लॉ इन्फोर्समेंट ऐसा नहीं है जो बाप को कहे कि वो पे करे बच्चों के पैसे या उनकी किफ़ालत जो आगे उसको पैसे देने हैं या डिवोर्स के बाद जो ज़िंदगी शुरू होती है। यहाँ पे ज़्यादातर शादियाँ जो होती हैं वो माँ बाप के प्रेशर से होती हैं। उसके अलावा औलाद जो पहली होती है वो भी माँ बाप के प्रेशर से होती है। वो नानी या दादी ये कहे कि तो जो होता है वो इतना सपोर्ट नहीं करती बिकॉज उनकी सेहत, उनकी उम्र जो है वो इस बात की इजाज़त नहीं देती। लेकिन वो सेहरा से तेरे सिर ते सेहरा देखना है, तेरे सिर ते सेहरा देखना है, वो ये कह के वो शादी करवा देते हैं। और शादी के बाद कहते हैं बच्चा नहीं हुआ, बच्चा मैंने खिलाना है, मैंने यह करना है, ये करना है, वो करना है, वो करके सारा एक पंप करके सिचुएशन को एक बच्चा जो है ज़िंदगी में आ जाता है। लेकिन दिमाग में अभी हम आहंगी नहीं होती है मियाँ बीवी में, इसलिए उस बच्चे की जगह नहीं बन पाती। ऐसे बहुत से सवालात पे हम बहस करेंगे, बात करेंगे, इसके सोल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। लेकिन इससे पहले वाइटल पियो, ज़िंदगी जियो और लेट्स गो एंड वॉच दिन भर जियो। वज़ीर-ए-आज़म सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी बलूचिस्तान के 2 रोज़ा दौरे पर हैं, जहां वो अमन अमान की सूरत हाल के हवाले से सूबाई हुकाम से मुलाकातें करेंगे। साबिक वज़ीर-ए-आज़म और मुस्लिम लीग नून के सदर मियां नवाज शरीफ आज दुबई के 2 रोज़ा दौरे पर रवाना होंगे। वहां पार्टी की तंजीम साजी के इजलास की सदारत करेंगे। इसके साथ साथ मुस्लिम लीग हमख्याल के सदर अरबाब गुलाम रहीम से मुलाकात का भी इम्कान है।
स्पीकर कौमी असेंबली फहमीदा मिर्जा ने बजट इजलास में होने वाली हंगामा आराई का नोटिस लेते हुए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया है, जिसमें आइंदा सेशन को खुशगवार अंदाज में चलाने पर तबादला ख्याल किया जाएगा। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ ने पंजाब काबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। इजलास मीनार पाकिस्तान के साए तले कायम टेंट ऑफिस में होगा। दीनी और मजहबी जमातों पर मुश्तमिल मिली यकजहती काउंसिल का पहला बाज़ाब्ता मुशावरती इजलास आज इस्लामाबाद में होगा, जिसमें आइंदा लाएमल पर गौर किया जाएगा। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस उमर अता बिंदयाल दीगर जजेस के हमरा लाहौर हाई कोर्ट बार का दौरा करेंगे। चीफ जस्टिस बनने के बाद उनका हाई कोर्ट बार का ये पहला दौरा होगा। कायद आजम के एडीसी और सेनेटर रजा रब्बानी के मरहूम वालिद अता रब्बानी के इसाले सवाब के लिए कुरान खानी दुआ आज डिफेंस कराची में होगी। श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए कौमी क्रिकेट टीम के टेस्ट खिलाड़ियों का ट्रेनिंग कैंप आज कजाफी स्टेडियम में शुरू होगा। थैंक यू। आपने देखा आज मतलब कि क्या क्या न्यूज़ हमारे सामने चल रही है, लेकिन उससे पहले मैं एक खुशी की खबर जो है जिसमें जो मैं हमेशा शेयर करता हूँ कि आज हज़रत अली का जो है वो यौम विलादत है और उनकी सालगिरह है, आज उनका पैदाइश का दिन है और बड़ी खूबसूरत बात है बिकॉज़ हम हमेशा उनकी बहुत सी बातें, इतना इल्म, इतना कुछ हम समझ जाएं, पढ़ लें, यही बड़ी बात है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनकी जो कुर्बानियाँ हैं वो ज़रूर देखना चाहिए और उनकी जो ज़िंदगी जिस तर्ज़ अमल पे उन्होंने गुजारी है उसको हाईलाइट करना बहुत ज़रूरी है। हम गम में या खुशी में उनकी जो टीचिंग्स हैं वो भूल जाते हैं, बहुत कम उनको याद रखते हैं बिकॉज़ हम सिर्फ वो दिन मनाने के बाद अगला दिन जो है हम बिल्कुल उसी नॉर्मली उसी तरह शुरू करते हैं जैसे हम आम तौर पर शुरू करते हैं। तो मेरे ख्याल में उनकी जो टीचिंग्स हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रॉफिट की भी वही टीचिंग्स है और वो जितने सहाबा हैं उनकी अगर आप देखते जाएं तो टीचिंग्स को हम टीचिंग्स को हाईलाइट नहीं करते। मतलब मैं अक्सर जाता भी हूँ, कई जगहों पे जाता हूँ तो वहाँ पे मुझे ये देख के बिल्कुल मुझे इसकी बेस नहीं पता, लेकिन मैं फिर भी ये देखूँगा कि जब वो मुहर्रम में भी मैं देखता हूँ कि ज़्यादातर जो लोग हैं वो टीचिंग्स जो हैं उनको इतना नज़रअंदाज किया जाता है और विजुअली ज़्यादा उसको और रखा जाता है। और हम क्यों एक ही दिन गम करते हैं या एक ही दिन रोते हैं? हमें तो सारा इतना बड़ा गम है कि हमें सारी ज़िंदगी भी रोएं तो कम है। तो मेरे ख्याल में उसको एक तरफ लेके चलना बहुत ज़रूरी है। आप मदिया इस पे क्या कहती हैं? आप माशाल्लाह हमेशा मुझे SMS कहती हैं कि अच्छे दिन जितने हैं वो मुझे हमेशा याद रहते हैं आपकी वजह से। बहुत अच्छी बात है। तो आप जैसे भी आपने टीचिंग्स की बात की और आपने साथ ही बात उनके पास इतना इल्म था, तो खुद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बोला है कि मैं इल्म का शहर हूँ और जो अली है वो उसका दरवाज़ा है। तो इससे जितनी ज़्यादा आप ले सकें वो भी कम है कि अगर आपके पास पूरे जितने समुंदर हैं आप इनकी इंक बना लें और जितने भी दरख्त आप उनके दवात बना लें, तभी जो इनकी जो टीचिंग्स हैं, जो इनके रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो फ़ज़ाइल हैं कभी ख़त्म नहीं होने वाले। तो कोशिश करनी चाहिए रोज़ सुबह उठ के अगर हम एक पढ़ लें, क्योंकि इंसान अब ढीठ हो चुका है और आपके पास शायद और इतने ज़्यादा काम होते हैं हम सबके पास कि हम पढ़ते ज़रूर हैं और एक दिन हम उसके पूरे शहर में रहते हैं कि जी आज तो हमने ये करना है, आज हमने ये करना है, हमने अपनी सारी उम्र ऐसे करना है, लेकिन होता नहीं है, हम भूल जाते हैं। मसला ये हम फरामोश कर देते हैं। बिल्कुल, लेकिन फरामोश नहीं करना चाहिए बिकॉज इल्म जो है उसे फरामोश करने के लिए नहीं, ना रट्टा लगाने के लिए रखा गया है। इल्म को अमल में लाने के लिए रखा गया है कि वो अमल में आए और रोज़मर्रा के जो आपके फ़ैसले हैं, जो आपकी सच झूठ की पहचान है उसमें और जो हक़ की बात है वो कहने में बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ये आपने दिन भर जियो देखा, मैंने इसलिए आज उस पर बात इसलिए नहीं की बिकॉज इतनी बड़ी हस्ती के ऊपर बात करनी है, इन लोगों पे बात नहीं करनी है हमने, क्योंकि दिन उनका है, उनसे शुरू करेंगे, उनकी बात से शुरू करेंगे। लेकिन एक ब्रेक लेते हैं और डोंट गो अवे, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस ब्रेक। Thank you for staying with us. We are back from the break और ब्रेक पर जाने से पहले बात हो रही थी बच्चों की और थोड़ा सा मैं उसी हवाले से बात करना चाहूँगा कि कितनी खूबसूरत बात है कि हज़रत अली जब उनकी शहादत हुई तो वो नमाज़ पढ़ रहे थे। ये है बाप। और जब उनके जो बेटे हज़रत इमाम हुसैन जब उनकी शहादत हुई तो वो भी नमाज़ पढ़ रहे थे। तो बच्चे जो हैं वो बाप से बहुत कुछ सीखते हैं
ان کی تربیت، جو وہ بتانا چاہتے ہیں، جو وہ میسج دینا چاہتے ہیں، وہ بہت امپورٹنٹ ہے. اور قربانی اس گھر میں کتنی زندہ ہوگی کہ سارا گھر جو ہے اس قربانی پہ قربان ہو گیا. اور یہ ٹیچنگز جو ہیں اگر اس کو پیچھے لے کے جاتے ہیں تو یہ ہمارے حضرت محمد تک جاتی ہے. یہ ٹیچنگز وہاں سے نکلتی ہیں. یہ سارا یہ علم کا جو گہوارہ ہے یہ وہاں سے نکلتا ہے. لیکن خوبصورت بات یہ ہے کہ کس طرح فالو اپ ہوتا جا رہا ہے. جو بچہ دیکھتا ہے وہ سیکھتا ہے. جب حضور پاک بڑے تھے تو حضرت علی چھوٹے سے تھے، وہ دیکھتے تھے، انہوں نے وہی کیا جو دیکھا. اور جب ان کے جو بچے تھے، جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ہمارے والد ایسے ہیں تو ان کے طرز عمل میں بھی وہی چیز بہت نمایاں آئی. آج ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ ہیں اور یہی بہت امپورٹنٹ سوال ہے ڈاکٹر صاحب کہ یہ جو بچوں کی جو لائف ہے، مطلب ایسا کیا کہا جاتا ہے کہ ایک باپ جو بہترین چیز کر سکتا ہے اپنے بچے کے لیے وہ یہ ہے کہ وہ اس کی ماں کو پیار کرے اس کے سامنے، تاکہ اس کو ہم آہنگی، اس کو پتہ چلے کہ لو، ریلیشن شپ، بانڈیج کیا ہے. آپ یہاں کوئی سٹیسٹکس، ہم نے بہت سی ریسرچ کی، کوئی سٹیسٹکس نہیں ملی ڈائیورس کے اوپر، ان بچوں کے اوپر. یہ ایک پرسنلائزڈ کیسز ہیں. جتنے بھی لوگ ہیں وہ باہر نہیں آتے اپنی. ایک تو پاکستان میں ہمارے ویسے ہی ہر چیز جو ہے وہ ایک بند ہونے کی طرف جا رہی ہے. تو ہمارے جو رشتے ہیں وہ بھی بند ہونا شروع ہو گئے ہیں. ہم بات کر نہیں سکتے. ہمارے سر میں درد ہوتی ہے ہم فوراً ڈاکٹر پہ پہنچتے ہیں. ہمارے دانت میں درد ہوتی ہے ہم فوراً ڈاکٹر پہ پہنچتے ہیں. لیکن جو دماغ کے مسئلے ہیں ان کے ڈاکٹرز کو ہم رجوع کرتے ہوئے صرف یہ ڈرتے ہیں کہ کہیں لوگ ہمیں پاگل نہ سمجھیں یا ہم ہمارے گھر کی بات جو ہے وہ باہر نہ نکل جائے. یہ کیا انا ہے؟ یہ آپ کے خیال میں یہ ایسا ہونا چاہیے یا کیا ہے یہ؟ آئی تھنک ذہن ایک ایسا ہمارا آرگن ہے جس کا صحت مند ہونا نہ صرف ہماری اپنی ذات کے لیے ضروری ہے بلکہ ہمارے خاندان اور ہمارے سارے معاشرے کی ضروری ہے. میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ اگر آپ کو جسمانی مرض ہو تو اس میں صرف آپ سفر کرتے ہیں، چاہے ڈائبٹیز ہو، چاہے ہارٹ ڈیزیز ہو. لیکن اگر آپ کو ذہنی مسئلہ ہو تو صرف آپ سفر نہیں کرتے، آپ کے گھر والے، آپ کی نیبرہڈ، ساری کمیونٹی سفر کرتی ہے. اور اس لیے جن لوگوں کو ذہنی مسائل ہوتے ہیں، نفسیاتی مسائل ہوتے ہیں، ان کے لیے بہت ضروری ہے ایسے لوگوں سے کنسلٹ کرنا جو ان کو میرج، فیملی اور لائف کے ایشوز پہ گائیڈ کر سکیں. اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز بہت میں نے دیکھی ہے ہمارے معاشرے میں، پریشر بہت زیادہ ہے. مطلب بچہ بڑا ہوا ہے، اس کو لڑکی ہو یا لڑکا ہو، اس پہ یہ پریشر ہے کہ شادی 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 شادی. ابھی وہ مینٹلی میچور نہیں ہے، مینٹلی تیار نہیں ہے، فائنینشلی تیار نہیں ہے، فائنینشلی میچور نہیں ہے. وہ بھی اس قابل نہیں ہوا کہ وہ اپنے ذہن یا اپنے کمرے میں کوئی اور انسان کو برداشت کر سکے. یہ بھی ایک عمل ہے. تو جب وہ شادی ہوئی تھی اس کے بعد پریشر شروع ہو جاتا ہے، جی بچہ 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 بچہ. اس کا کوئی یہ کیوں ہے ایسا؟ ہمارے معاشرے میں یہ کیا پریشر ہے؟ آئی تھنک ہمارے ہاں صرف لڑکے لڑکے کی شادی نہیں ہوتی، ہم سب کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے. ماں کا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، باپ کا اپنا ہوتا ہے، بہنوں کا اپنا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ جب آپ لڑکی ڈھونڈنے جاتے ہیں تو صرف لڑکے کے لیے لڑکی کی ذہنی ہم آہنگی یا مطابقت نہیں دیکھتے، ہم یہ دیکھتے ہیں ہمارے خاندان میں یہ جو ہم جس کو لا رہے ہیں اس سے ہماری انا میں کتنا اضافہ ہوگا. سو ہر ایک اپنا اپنا ایجنڈا ہوتا ہے، جس میں سب سے ٹریجکلی سب سے کم امپورٹنس دی جاتی ہے لڑکے اور لڑکی کی مینٹل کمپیٹیبلٹی پہ. اور یہی وجہ ہے کہ ہمارے ہاں جو شادیاں ہیں وہ ٹرائل اور کمپرومائزز ہی رہتی ہیں، ان میں وہ سیمنٹنگ نہیں ہوتی جو کہ وہ بانڈنگ نہیں ہو سکتی اس میں. مطلب میری تو آپ نئے جوڑوں سے ریکویسٹ یہی ہوگی کہ پلیز شادی کا کوئی پریشر آپ نہ لیں، لیکن اس کو دیکھ بھال کے سوچ سمجھ کے، بیکاز یہ کسی کی زندگی جو ہے وہ بنانے اور تباہ کرنے کے اوپر آپ یہ فیصلہ کرنے لگیں. اور بہت ضروری ہے کہ آپ اس میں پوری سوچ سے، پورے ذہن سے، پورے دل سے اس چیز کو ایکسیپٹ کریں. اور بچہ کرنے سے پہلے یہ اس سے بھی بڑا ڈیسیجن، کیا آپ اپنے آپ کو اس عورت یا اس مرد کے ساتھ بوڑھا ہوتا دیکھ سکتے ہیں؟ اگر دیکھ سکتے ہیں تو پھر یہ سٹیپ اٹھائیں، ورنہ نانی دادی بہن بھائی سب کو کہہ دیں بھائی جان میں نہیں کر سکتا. اور بہت بڑا گیمبل ہوتا ہے. جیسے یہ بات کی کہ شادی، جب آپ نے بات کی مینٹل کمپیٹیبلٹی کی، آپ کو نہیں لگتا کچھ میرج کاؤنسلنگ بہت زیادہ ضروری ہے ہمارے پاکستان میں اس کا ٹریننگ؟ جیسے شان نے بات کی کہ اگر کوئی آپ کو ذہنی مریض کوئی ہو، آپ کو ذہنی اذیت میں مبتلا ہوں تو آپ ڈاکٹر کے پاس نہیں جاتے، آپ کو ڈر ہے کہ لوگوں کو نہ پتہ چلے کہ آپ کے گھر پہ کیا ہو رہا ہے. آئی تھنک شادی کرنے سے پہلے پری میرٹل کاؤنسلنگ بہت ضروری ہے کہ آپ یہ سیکھیں کہ ایک میرج میں کیا چیزیں انوالوڈ ہیں، کیا رولز ہیں ایک اچھی میرج کو نبھانے کے لیے. وہ کسی کو نہیں معلوم ہوتے.
اور جب میریجز میں مسائل پیدا ہوتے ہیں پھر ہم اپنے بھائی بہنوں ماں باپ سے رجوع کرتے ہیں, ان کے بھی جذبات ہمارے ساتھ ہوتے ہیں, وہ سمپتھائز کرتے ہیں, آبجیکٹیولی گائیڈ نہیں کرتے. وہاں پہ ایک میرج کاؤنسلر کین بی فار بیٹر بیکاز وہ آبجیکٹیولی آپ کو ہیلپ کر سکتا ہے کہ ریلیشن شپ میں فیوچر کتنا ہے اور اس کو ریوائو کرنے اس ٹرینڈ کو ڈاکٹر صاحب یہ کس طرح اس ٹرینڈ کو عام زندگی میں لایا جا سکتا ہے؟ بیکاز ابھی تک یہ ٹرینڈ میں نے نہیں دیکھا کہ میں جتنے بھی لوگوں کو جانتا ہوں اس میں سے 1% ہوں گے جو سائیکیٹرسٹ پہ جاتے ہوں گے, یا شادی کی ان تیاریوں میں کپڑے پکڑو, ڈیزائنر دیکھو کون ہے, بارات کہاں سے آنی ہے, کس ہوٹل میں جانی ہے, یہ ان سب چیزوں کا اتنا بڑا پہاڑ ہوتا ہے کہ اس میں جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ یہ لڑکا اور لڑکی جو ہیں ان کی ہم آہنگی کتنی ہے. یہ ٹرینڈ کب ختم ہوگا؟ وی جیسے کہتے ہیں نا وی پلان مور فار اے ویڈنگ دین اے میرج. ہاں, ہم ان کاموں پہ اتنا پیسہ صرف کرتے ہیں اور اتنا ایمفسس کرتے ہیں جن کا لانگ ٹرم ریلیشن شپ سے کوئی تعلق نہیں ہوتا. حالانکہ سائیکولوجیکلی ایک چیک لسٹ ہے جس پہ چلنے سے آپ ایک اچھا اسپاؤس یا ایک اچھی اسپاؤس سلیکٹ کر سکتے ہیں, اور بڑے سیٹ ڈیفائنڈ رولز ہیں جن پہ عمل کرنے سے آپ ایک سکسیزفل میرج کو کریٹ کر سکتے ہیں. اچھا ڈاکٹر یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو باپ تشدد کرتے ہیں اپنی بیویوں پہ, جو ان کی وائف ہوتی, تو بچے بھی اگر لڑکا ہے تو اگر وہ دیکھتا ہے اس چیز کو تو وہ بھی ایک ٹائم پہ جا کے اس کے بیک آف ہز مائنڈ کہیں وہ بھی ایسا ہوگا کہ اس کو بھی وہ بھی مارے گا. کچھ ایسی چیزیں بھی ہم نے ریسرچ میں نکالی جس میں یہ پتہ چلا کہ یہ بھی ایک ہیبٹ جو مین ہیبٹ ہم پکڑتے ہیں, یا سگریٹ نوشی ہے یا یہ مارنا وارنا ہے, اس وقت ہم اس کو ہیٹ کر رہے ہوتے ہیں اس عادت کو, لیکن کہیں آگے جا کے وہ عادت ہمارے اندر یا وہ عادت ہے یا وہ اجازت ہے, ایک طرح سے اس نے یہ ایک اجازت دیکھ لی ہوئی ہے کہ مجھے ہم مار سکتے ہیں, تو وہ اس وقت شاید کنڈیم کرتا ہو, لیکن وہ ایک ٹائم ایسا آتا ہے کہ جب وہ باپ بن گیا ہوتا ہے, وہ اس مسائل میں اور زندگی میں پھنسا ہوتا ہے, تو اس کا بھی ایک ریگولر پیٹرن بن جاتا ہے کہ اس کا وہ بھی اپنی بیوی پہ ہاتھ اٹھاتا ہے. تو اس کا اثر اگر دیکھا جائے تو ڈائریکٹلی بچے پہ پڑتا ہے. ڈو یو تھنک یہ ایک ریزن ہے کہ جو باپ ایسے ہیں یا ان کے اوپر کوئی؟ آئی تھنک جو باپ تشدد کرتے ہیں ان کے بچے جب بڑے ہوتے ہیں تو ان کے پاس دو ریئیکشنز ہوتے ہیں. یا تو وہ وہی بیہیویئر کو پرپیچویٹ کرتے ہیں جو انہوں نے دیکھا ہے, کہ انہوں نے دیکھا ہے کہ باپ ایسے بیہیو کرتا تھا تو وہ بھی وہی رول ماڈل اڈاپٹ کر کے اسی کو کاپی کرتے ہیں. لیکن ایکولی بہت سے بچے ایسے ہیں جو بالکل اس کے الٹ کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کچھ ہو جائے ہم نے اپنے گھر میں وائلنس نہیں ہونے دینی. وہ پھر دوسرے ایکسٹریم پہ چلے جاتے ہیں. وہ پھر بہت سی نانسنس برداشت کرنے کے اپنے آپ کو قابل بنا لیتے ہیں لیکن وائلنس نہیں ہونے دیتے. تو وہ ایک دوسرا ایکسٹریم ہے. لیکن دونوں سچویشنز میں ان کا باپ ہی انہیں کنٹرول کر رہا ہوتا ہے سائیکولوجیکلی. تو آپ کو نہیں لگتا ڈاکٹر صاحب کہ کوئی ایسا آپ کے پاس کوئی ایسی کوئی کیس اسٹڈی آئی ہو جس طرح کی ابھی آپ نے بولا کیا, تو بالکل ان کو خود بچے سمجھدار ہو جاتے ہیں, ان کو ہوتا ہے کہ ہم نے ایسے کام نہیں کرنے. بیسکلی 3 چیزیں ہوتی ہیں, یا تو بچہ بہت زیادہ سہم جاتا ہے, ایتھیکل اور مورل ویلیوز بھی بچوں کی کافی زیادہ اس سے افیکٹ ہوتی ہیں. ایبسلیوٹلی, بیکاز بچے دنیا کو ماں باپ کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں, وہی لنک ہوتا ہے ان کا دنیا کے ساتھ. پھر بچہ جیسے بڑا ہوتا ہے اس کی زندگی میں ماں باپ ہی رول ماڈلز ہوتے ہیں جن کو وہ آئیڈینٹیفائی کرتا ہے. آپ دیکھیں ایک 4 سال کی بچی اپنی ماں کی ہیلز پہن کے چلتی ہے بیگ لٹکا کے, بیکاز اپنی ماں سے آئیڈینٹیفائی کرتی ہے. اسی طرح باپ وہ ٹائی پہن لے گا یا باپ کے بوٹ پہن کے اسی کی طرح چلے گا. یا وہ سیفٹی پہننا شروع کر دیتے ہیں بچے, مطلب یہ ان کی بڑی آئیڈینٹیفیکیشن ہوتی ہے اسٹرانگ پیرنٹس کے ساتھ. اور جب پیرنٹس اچھے رول ماڈل ثابت نہیں ہوتے تو وہ بچے کے ذہن میں جو کنفیوژن پیدا ہوتی ہے کہ میں کس سے آئیڈینٹیفائی کروں. ہاں, کہ رول ماڈلز آر سو امپورٹنٹ. ڈاکٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ رول ماڈل جو ہوتا ہیں وہ پیرنٹس کو رول ماڈل ہونا چاہیے. ہر انسان کے ڈفرینسز ہوتے ہیں, لیکن ان ڈفرینسز کے لیے ایک ایسی جگہ بنائیں, ایک ایسی لانگ ڈرائیو بنائیں جہاں پر سارے ڈفرینسز آپ اپنے آپس میں بیٹھ کے طے کر لیں. لیکن ایک بریک پہ چلتے ہیں, اینڈ ویل بی رائٹ بیک آفٹر دس بریک. ڈونٹ گو اوے. تھینک یو فار اسٹیئنگ ود اس. وی آر بیک فرام دا بریک. اور دیکھتے ہیں ایک پیکج ہم نے بنایا ہے اسی ایشو کے اوپر. لیٹس گو اینڈ واچ دیٹ.
बच्चे किसी भी मुआशरे का हुस्न होते हैं। इनकी मासूम और रोशन आंखें मुस्तकबिल की अक्कास होती हैं। इनकी मुस्कुराहट में छुपी होती हैं सारे घराने की खुशियां, और इनके आंसुओं से आंगन की फिजा उदास हो जाती है। लेकिन कभी किसी ने ये सोचा कि हमारे अनजान रवैये इन बच्चों की मुस्कुराहट छीन लेते हैं। हमारी जाती उलझनें इनकी मासूम ख्वाहिशात पर असरअंदाज होती हैं। वालिदैन के झगड़े बच्चों की नफ्सियात को मुतासर करते हैं। माँ बाप जब अपनी छोटी बड़ी परेशानियों को दूर करने के लिए लड़ाई या तल्ख कलामी करते हैं तो बच्चे सहम कर अंदर ही अंदर कमजोर होते चले जाते हैं। जब मेरे मम्मी पापा लड़ते हैं मैं छुप जाती हूँ। मेरे मम्मी पापा बार बार लड़ते हैं, मुझे और मेरी बहनों को बहुत डर लगता है। शायद ये बच्चे अपने जज्बात तो नहीं बता सकते, लेकिन ऐसे रवैये से रफ्ता रफ्ता इनकी मुस्कुराहट मांद पड़ जाती है और ये हसास से हसास तरीन हो जाते हैं। जियो शान से। जी, अभी आपने देखा ये पैकेज और इसमें देखा है आप कि जो बच्चों के ख्यालात हैं डॉक्टर साहब, दे आर वेरी स्केर्ड, वो खौफजदा हो जाते हैं क्योंकि दो पिलर्स हैं उनके सामने, बीकन्स ऑफ लाइट हैं उनके सामने, माँ और बाप, और उनके साथ वो दुनिया के सबसे सेफ बच्चे समझे जाते हैं। वो अपने आप को बड़ा अच्छा फील कर रहे होते हैं कि और मेरे अब्बू मेरे साथ हैं, मेरी अम्मी। तो जब उन दोनों में वो प्रॉब्लम्स देखते हैं तो दे गेट स्केर्ड, वो हेल्पलेस उनको लगता है उनके जज्बात की लोड शेडिंग हो गई है और अंधेरा हो गया है और उस अंधेरे में उनको कुछ नज़र नहीं आता। तो इस तरह के ये खौफ एक अहम चीज़ है इसमें मेरे ख्याल में। आई थिंक बच्चों की अपब्रिंगिंग में जहाँ पे हम उनकी ग़िज़ा का और तालीम का ख्याल रखते हैं, वहाँ पे वो माहौल जिसमें उनकी हम नशोनुमा कर रहे हैं उसमें सिक्योरिटी, वार्मथ, केयर उसका होना बहुत ज़रूरी है। जिन घरों में लड़ाई तशद्दुद होता है उससे बच्चे में एक कॉन्फिडेंस की कमी, एक एहसास से कमतरी पैदा होता है और वो जो एक सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है जिससे वो दुनिया में एक्सपेरिमेंटेशन कर सके, दुनिया में एक्सप्लोरेशन कर सके, वो नहीं कर पाता। और एक और चीज़ जो हम देखते हैं कि अक्सर माँ बाप जब लड़ाई करते हैं तो वो बच्चों को पार्टी बना लेते हैं अपने साथ, ख़ास तौर पे माएँ। उनको सिक्योरिटी मिलती है बच्चों को अपने साथ मिला के और फिर वो उनको बाप के ख़िलाफ़ पॉइज़न करती हैं और उससे फिर वो हमेशा के लिए बाप के ख़िलाफ़ जो सीड्स वो पैदा हो जाते हैं बच्चे के जहन में, वो सारी उम्र नहीं जाते। सारी उम्र, बड़ी अच्छी आपने ये बात की। और मैं वैसे ही कहूँगा कि इंसान जो हैं, जो हम लोग हैं, हम सब अवाम जो हैं, हमने हर चीज़ के लिए जब हम घर बनाते हैं हमने उसमें हर चीज़ रखी हुई है, हर कमरा है, मेहमानों के लिए ड्राइंग रूम है, सोने के लिए बेडरूम है, बाथरूम जाने के लिए बाथरूम है। और सिर्फ एक चीज़ जैसे शायद हम रियलाइज़ नहीं करते या मानते नहीं हैं अभी तक कि लड़ते भी हैं हम, तो क्या कोई ऐसा कमरा हो सकता है जिसका नाम वॉर एंड पीस रूम हो, जिसमें जाके हम लड़ भी लें और सुलह भी कर लें? जो असरात बच्चों के ऊपर मनफी पड़ने हैं, उनकी जो शुआएँ हैं वो उस कमरे से बाहर ना जा सकें। वो कमरा जो है एक हाइड पार्क की तरह हो जिसमें आप सब अपने दिल की बात कह सकें और कम्युनिकेट कर सकें एक दूसरे से वो प्रॉब्लम्स जिनके ऊपर हम बेस करते हैं। बल्कि ईदी हमारे पास आई थी, उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत बात की थी। उन्होंने कहा था कि जो लड़कियां, जो औरतें मेरे पास भाग के या लड़के घर से आती हैं, उनको मैं हमेशा एक ही बात कहती हूँ कि मर्द को आईना मत दिखाइए। मर्द को आईना दिखाएंगे तो वो रिटेलिएट करेगा और रिटेलिएट करेगा तो लड़ाई होगी। तो बाप जो है वो हालात से तंग आया हुआ, बाहर से आजकल जो हालात हैं बाहर, जो हमारी इकॉनमी के, जो कारोबार के, जो लोड शेडिंग के, जो पानी के, उससे तंग आके वो घर आता है और घर आके जब उसके सामने एक लंबी फहरिस्त होती है उन बातों की जिसे वो अवॉइड कर रहा होता है, तो वो बजाय उसको अंडरस्टैंड करने के वो उस पर भड़क पड़ता है और लड़ाई का इब्तिदा होती है। तो मेरी रिक्वेस्ट है कि हम दोनों अगर सही मायने में एक दूसरे के साथी हैं तो हमें साथी होने का सबूत देना चाहिए और एक दूसरे के साथ उस मिजाज से, उस बात से बात शुरू करनी चाहिए जिससे जो इंसान बाहर से दुख लेके आया है, तकलीफ़ें लेके आया है, वो अपनी बात भूल जाए। और यकीन करें, दुनिया का कोई भी मर्द हो अगर उसको आप आधा घंटा पैम्परिंग कर दें काम पे जाने से पहले और काम से आने के बाद, तो मेरा नहीं ख्याल कोई भी लड़ाई होगी दुनिया में। और मैं वी हैव एन ऑडियंस डॉक्टर साहब एंड वी हैव अ फ्यू गेस्ट्स जिनके साथ हम बात करेंगे। और मेरे सामने बहुत सारे गेस्ट हैं, लेकिन लेट्स जस्ट टॉक टू वन। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम है ताहा। ताहा जी। आपकी शादी जी हो चुकी है? जी। और भाभी साथ हैं आप? जी। अच्छा। तो क्या आप दोनों की आपस में बहस होती है, लड़ाई होती है, कोई
Obviously, कोई भी ऐसा घर नहीं है जहाँ पे आपस में तकरार नहीं होती है, वो तो होता है। बच्चों के सामने अगर आप ये आपके हमारी बच्चे आपस में हो जाता है, बच्चों के सामने भी हो जाता है, जो कि वाकई में आई थिंक नहीं होना चाहिए। हाँ बहुत बैड इफेक्ट्स होते हैं। इवन कि मेरी बेटी बाद में मुझे कहती है, मामा चुप कर जे, मामा ना बोले, मुझे डर लग रहा है। हाँ। तो अब मुझे इस चीज़ का एहसास होता है कि ये बहुत गलत चीज़ है, जो बच्चे की अभी अगर इसके माइंड के ऊपर ये चीज़ें बैठ गई तो वो तो सारी ज़िंदगी नहीं जाएंगी। और ज़िंदगी एक चीज़, दोनों इस बातें इसमें बहुत भयानक हैं। एक तो ये कि जो असरात उन पे पड़ रहे हैं वो, और एक वो जो आदत आपसे अपना रही हैं कि वो आप अपने शौहर को कैसे ट्रीट करती हैं, वो भी इंशाल्लाह Exactly, वो आगे जाके वो करती भी है, वैसे ही करती भी ट्रीट है। करेंगे अपने। बिल्कुल। आप अपने भाई के साथ ऐसे शो प्लस करती पॉइंट है। क्या है आपस में, मतलब आपस में क्या चीज़ पसंद है आपको कि जिसपे देखिए, पहले कोई तो भी ये- लड़ाई हो वो आपने मान जाना है, वो क्या करता है? वो तो जो वही चीज़ है वो ये है कि इनके साथ रहने की इनका जो हाथ का खाना है वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। अच्छा। कोई भी झगड़ा हो, कोई भी लड़ाई हो, वो फाइनली ये जब फूड सामने रखती हैं तो वो फौरी तौर पे तो अगर हम आपकी सॉरी आपकी इस बात को अगर हम चैलेंज कर दें कि ये कैसा खाना पकाती हैं, तो इस चैलेंज को कबूल करेंगे आप? बिल्कुल कबूल करेंगे और डेफिनेटली आए जी ज़रा मेरे साथ आए ना, ज़रा हम किचन में चले। लेट्स जस्ट आ जाए हम देखते हैं कि आज ताहा, पूरा नाम क्या आपका? ताहा मीन क्रशी। ताहा मीन मुझे ये आपके लिए भी टिप है, ये क्योंकि लाइव टिप मेरे लिए। अभी आपकी शादी होनी है और उसमें आपका वैसे ये प्लस पॉइंट ये है कि अगर आपका डबल स्टोरी घर हो और किचन फर्स्ट से सेकंड फ्लोर पे भी हो तो आप आराम से उसको देख लेंगे। चलें, जब तक वो बात होती है उनका, वो अपना स्टार्ट करती हैं। एक लाइव कॉल हमारे साथ है, लेट्स सी कि कौन है कॉल पे। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बोल रहे हैं? जी वालेकुम सलाम सर, मैं इकबाल बोल रहा हूँ सरगोदा से। क्या हाल है आपके? जी बिल्कुल ठीक ठाक बात सर। सर आपका शो बहुत अच्छा जा रहा है। Thank मैं you. रोज सुबह उठ के स्पेशली आपका शो देखने के लिए उठता हूँ। थैंक यू। तो आज का आपका जो मौजू है बहुत अहम है और मेरा खुद ये बहुत बड़ा मसला है कि मेरी जो मिसेज हैं वो बड़ी शॉर्ट टेम्पर हैं और बहुत ज़्यादा रोज़ ही हमारा कोई ना कोई मसला हुआ रहता है और अंडरस्टैंडिंग नहीं है। तो सारा दिन मैं ऑफिस में होता हूँ, शाम को वापस आता हूँ तो झगड़े शुरू हो जाते हैं और मैं कोशिश करता हूँ कि सब्र और तहम्मुल से बर्दाश्त से काम लूँ, लेकिन वो इतना रवैया इरिटेटिंग होता है कि फिर मैं भी अपना टेम्परामेंट लूज कर जाता हूँ। तो उससे घर में एक हर वक्त बेसुकूनी सी रहती है और मेरा दिल चाहता है कि मैं फिर घर जाऊँ ही ना, या उस वक्त जाऊँ जब मेरी मिसेज जो है वो सो चुकी हूँ। अच्छा, थोड़ा ये आपने बड़ी इंपॉर्टेंट बात की है और इस पे डॉक्टर साहब मैं आपका थोड़े से व्यूज़ लेना चाहूँगा कि क्या इसका कोई ऐसा हल है कि जो जिसके ऊपर काउंसलिंग मेरे ख्याल में बहुत बेहतरीन हल है। आई थिंक इसमें पहली बात तो घर की औरत को चाहिए कि जब खामंद आए तो जैसे आपने कहा कि आधा घंटा कम से कम उसको अनवाइंड होने दें बजाय कि अपने मसाइल शुरू कर दें। और दूसरी बात आई थिंक ये भी हमें जहन में रखनी चाहिए कि आजकल का जो मर्द है वो शायद पहले कभी भी इतने स्ट्रेस में नहीं रहा जितना कि अब है। उस पर अपने वालिदैन की जिम्मेदारियां होती हैं, उसके कमाने की जिम्मेदारियां होती हैं, बच्चों की जिम्मेदारियां होती हैं। हमारी वाइफ्स अनफॉर्चुनेटली इस चीज़ को रिकग्नाइज नहीं करती और बहुत दफ़ा अगर एक पार्टनर अपना मुंह बंद रखे जबकि दूसरा अपसेट है तो काफ़ी मसले कंट्रोल में आ जाते हैं। बड़ी अच्छी बात डॉक्टर ने की और मैं आपसे ये कहना चाहूँगा सरगोदा से जो मेरे भाई मेरे साथ थे कि कोशिश कीजिए बात करने की, कम्युनिकेट करने की, वो बहुत ज़रूरी है। और फियर जो है वो बहुत से मामलात में बहुत अहम रोल प्ले करता है। अगर आप अगर वो एक तरफ से नहीं मान रही हैं तो आप अपनी जो प्रॉब्लम है, क्योंकि अल्लाह ने आपको ये ज़िंदगी खुश रहने के लिए दी है, अल्लाह ने आपको ज़िंदगी जो है वो इसको एंजॉय करने के लिए दिया है और उसको लास्ट मोमेंट तक आपने इसको, बजाय कि आप हर रोज़ यही सोचें कि अच्छा यार मैं सब्र कर लेता हूँ, क्योंकि सब्र जो है वो एक दिन फटता है और वो दिन फैसला कौन हो जाता है। तो बजाय उसको उस सब्र की जो है वो उसकी जो बिल्डअप है उस तरफ ना जाएं और बल्कि उनसे भाभी से बात करें, उनको बिठाएं, उनसे बात करें। बहुत ज़रूरी है कि आप उनसे बात करें। और फियर, मैं बार बार कहता हूं कि औरत जो है वो फियर के ऊपर बहुत ज़्यादा बेस करती है, सिक्योरिटी और फियर पे। तो मेरी ये ख्वाहिश होगी कि आप उनको सिक्योरिटी के फियर में अगर थोड़ा सा डिस्कस करें उनके साथ कि भाई मेरे साथ बहुत मुश्किल हो रहा है और इस तरह हम चाहते हैं कि कंपैटिबिलिटी इस तरह हमारी ज़्यादा बढ़ सकती है। अगर उस पर आप बात कर सकते हैं, बिकॉज कम्युनिकेशन एक दिन की नहीं होती, सारी ज़िंदगी की होती है। उस पर अगर आज आप अमल शुरू करते हैं तो इंशाल्लाह
ایک سال 6 مہینے میں بہت چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جاتی ہیں. We'll go to a break and we'll be right back after this break, but don't go away because things are just heating up.